शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं पर फल मीठा होता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट की जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हिंदी व्याकरण की, उसी का आज सेकंड प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बने रहें हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, आयु, चिर या यु। तो देखिए, उपसर्ग का अर्थ होता है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में या उसके रूप में जो परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चिरायु में आप पहचान कीजिए कि कौन सा यहाँ पे हो सकता है। तो आपने उत्तर सोचा होगा, तो उत्तर है इसमें सी ऑप्शन, चिर। चिर धन आयु। तो चिर है उपसर्ग और आयु है प्रत्यय। जो पीछे लगते हैं शब्द के उन्हें कहते हैं प्रत्यय। घोड़ा का अर्थ शब्द नहीं है अश्व, घोटक, हय, कटक। तो देखिए, अश्व, घोटक और हय ये तीनों ही घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु कटक नहीं है। कटक एक स्थान का नाम है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, कटक। आगे देखें, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा रत्नाकर, सी ऑप्शन। रत्न धन आकर। तो यहाँ पर अ और आ मिलकर आ बना रहे हैं। तो रत्नाकर से कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा शब्द विशेषण है? कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर। तो देखिए, कठोरता, मधुरता और शीतलता ये विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा हैं। और डी ऑप्शन, सुंदर, ये विशेषण है। और विशेषण मैंने कल ही आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, वह सुंदर है, तो वह एक सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम की विशेषता बताई सुंदर शब्द ने। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। आगत का विलोम है अनागत, विगत, स्वागत या विरत। तो आगत का अर्थ होता है आया हुआ और इसका विलोम होगा बी ऑप्शन, विगत। विगत यानी गया हुआ या बीता हुआ। गौरी शंकर शब्द में समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो गौरी शंकर, गौरी और शंकर। और मैंने आपको करवाया हुआ है कि जहाँ पे और आ जाए या बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। माता जी प्रभात के लिए खिलौना लाई। इस वाक्य में प्रभात है कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो यहाँ देखिए, माता जी प्रभात के लिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ होगा संप्रदान कारक। कर्ता ने, ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह है और संप्रदान का है के लिए और करण कारक का है। ये मैं आपको सारे विभक्ति चिन्ह कारक के दिखा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है? महाभारत, राजभवन, ब्रह्मपुत्र, ताजमहल। तो यहाँ देखिए, राजभवन जो है बी ऑप्शन में, ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि राजभवन का अर्थ है राज्यपालों का आधिकारिक भवन और भारत के सभी राज्यों में राजभवन स्थित है और ये भारत की सभी राजधानियों में स्थित है।
मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर वर्ण कौन सा है? अ, ए, ओ, ई, उ, आ, ए, ओ। तो विवृत स्वर वर्ण का अर्थ है, विवृत स्वर वर्ण एक ऐसी स्वर ध्वनि जिसमें जितना संभव हो सके जिह्वा को नीचे और तालु से दूर रखना। और इसका उदाहरण है आ, जो स्वर है वो विवृत स्वर वर्ण है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय साथ ले ली। शुद्ध रूप होगा। तो श्रुति लिपि, ये जो नीचे दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा शुद्ध है। श्रुति लिपि, श्रुतलीप, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि। सी ऑप्शन में जो लिखा है श्रुतलिपि वो शुद्ध रूप होगा श्रुति लिपि का, और श्रुति लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। आगे देखें, उपकूल शब्द में समास बताओ। नए, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय। तो देखिए उपकूल, उप धन कूल, तो यहाँ उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। किसी भी शब्द में आगे जैसे उप, यथा, अनु, चिर, इस तरह के उपसर्ग अव्यय आए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, रस, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो यहाँ इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को साहित्य का रस कहते हैं। आनंद अनुभूति थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। तो देखिए सहृदय की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंध है। सामान्य शब्दों में कहे तो वह पाठक या श्रोता जो रचना को पढ़कर या सुनकर रस अनुभूति प्राप्त करे। शाब्दिक अर्थ देखें तो वह संवेदनशील व्यक्ति सहृदय कहा जा सकता है जो कवि की अनुभूति को अपनी अनुभूति बना ले, अर्थात उसी तरह से महसूस या अनुभव करे जिस प्रकार कवि ने रचना लिखते हुए महसूस की थी। तो यहाँ देखिए शुद्ध शब्द बताना है। द्वारका, द्यारका, दियारिका, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन में जो द्वारका लिखा है वो शुद्ध शब्द हो जाएगा। कारक का अर्थ है वे शब्द जो कार्य करने का सूचक हो। संज्ञा का कर्मवाची शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से संबंध सूचित हो। संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची चिन्ह। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताए वो कारक कहलाते हैं और इनकी पहचान विभक्ति चिन्ह से की जाती है। अभी पीछे मैंने आपको सारे विभक्ति चिन्ह और कारक बताए भी हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आगे है कौन सा वर्ण प्रकंपित वर्ण है? र, ल, त या अड़। तो प्रकंपित वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2 या 3 बार कंपन उत्पन्न होता है उसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। और प्रकंपित वर्ण एक ही है और वो है र, ए ऑप्शन। शुद्ध शब्द रूप है। इनमें से आपको एक शुद्ध शब्द है वो पहचान करनी है। दुर्निवार, दुहनिवार, दुनिवार, दुर्निवार। तो देखिए डी ऑप्शन में जो दुर्निवार लिखा है वही दुर्निवार का शुद्ध रूप होगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव,
पशुता। तो देखिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। तो महत्व का देखिए, राज अपने भाई को बहुत महत्व देता है। तो महत्व देखिए यहाँ भाव प्रकट कर रहा है, तो ये भाववाचक विशेषण संज्ञा है। और सौंदर्य, सुंदर से बना है सौंदर्य। और इसी तरह से प्राथमिकता भी एक विशेषण संज्ञा है। स्वरों को अन्य किन नाम से जाना जाता है? अच, हल, प्लुप्त, मूर्धन्य। तो यहाँ इसका ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर होगा, हल। बिना किसी वर्ण की सहायता के उच्चारित होने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं और स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वे क्या कहलाते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि शब्दों के अंत में जो जुड़कर परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं और जो आरंभ में जुड़कर परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 2 के हमने 15 क्वेश्चंस आंसर के साथ पूरी डिटेल में कर लिए। अब अगली वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हिंदी व्याकरण के इसी तरह के और क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। और हिंदी ऑनलाइन अधिगम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।